Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter from the topic glycolysis. In last video we have gone through the introductory part of this chapter and the topic that is do plants breathe. Now आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. बड़े ध्यान से सुनिएगा. यस, वी आर ऑन द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सो रेस्पिरेशन थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूं ताकि थ्योरी पार्ट पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो. ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. दैट इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. ठीक है. जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर फूड कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कार्ब, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड. मेनली कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर हमें क्या देता है? एनर्जी. लेकिन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ऑल्सो. हाउ? बाद में पढ़ेंगे. तो यहां पर फूड क्या है? मेरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. और मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेरा क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. जब ये टूटता है और इससे जब एनर्जी रिलीज होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. क्लियर है? अब ये रेस्पिरेशन बेटा दो टाइप से होती है, दो कंडीशन में होती है. पहली होती है एरोबिक. क्लास 7 से कंसेप्ट चलता आ रहा है बेटा. एरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. दूसरी होती है बेटा एनएरोबिक, वो रेस्पिरेशन जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन दोनों में एक जो स्टेप होता है वो कॉमन होता है, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस, जो अभी हम पढ़ेंगे. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? 6 कार्बन शुगर C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज टूट जाती है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में ये शुगर क्या हो जाती है? टूट जाती है. ये 6 कार्बन की शुगर है और ये क्या है? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए. ये प्रोसेस कहां हो रही है बेटा? वेरी क्लियर, साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस समझ में आया? ये स्टेप बेटा दोनों में कॉमन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक. क्लियर है? यस. अब यहां से डिफरेंस आता है कि जो एरोबिक होता है उसमें तो ये पायरुविक एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, उसके मैट्रिक्स में चला जाता है और वहां पे शो करता है ये क्रैब साइकिल. और फिर इस साइकिल में इन्वॉल्व होके फिर ईटीसी में इन्वॉल्व होके लास्ट में क्या मिलती है? एटीपी मिलती है. ठीक है. लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन है तो हमारे पास 2 कंडीशन आती है. या तो यीस्ट सेल के अंदर हो रहा है या फिर मसल सेल के अंदर हो रहा है. यीस्ट सेल के अंदर तो पायरुविक एसिड जो है वो क्या करेगा? एल्कोहल बनाएगा, और क्या रिलीज करेगा? CO2 और ATP. क्लियर है? मसल सेल के अंदर ये बनाएगा लैक्टिक एसिड. क्या बनाएगा बेटा? लैक्टिक एसिड. और क्या बना देगा? ATP रिलीज करेगा. इसे एल्कोहल बनने की प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, ये सेल जब एल्कोहल बनाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. सो दिस इज द ऑल ओवर व्यू. अभी हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 इन सारी चीजों को पढ़ेंगे. पहला टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस. तो देखिए
जो टर्म है ग्लाइकोलिसिस वो ओरिजिनेट हुई है ग्रीक वर्ड दैट इज ग्लाइकोस एंड लिसिस. ग्लाइकोस मीन्स शुगर एंड लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग, शुगर की स्प्लिटिंग. द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गस्तव एम्डेन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस. ये ग्लाइकोलिसिस की स्कीम किसने दी है? इन साइंटिस्ट ने दी है. इनका पहला पहला अगर मैं अक्षर ले लूं, इसका ले लूं EMP, EMP कौन सा पाथवे हो गया? EMP पाथवे. क्लियर है? तो ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन. यानी कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक यही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, जिससे कि हमें एटीपी मिलता है. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, कि कहां होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. मैंने अभी आपको बताया. एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो एरोबिक है चाहे एनारोबिक है. क्लियर? In this process, glucose undergo partial oxidation to form 2 molecule of pyruvic acid. इसमें ग्लूकोज आधा टूटता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज. ये ग्लूकोज कहां से डिराइव हुआ है? सुक्रोज से, जो कि एंड प्रोडक्ट था फोटोसिंथेसिस का, और फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स. अब क्या होता है? बनती शुगर है ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनती है. ठीक है. अब ये क्या है? रिएक्टिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर. इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ताकि बीच में किसी के साथ रिएक्ट ना करे. ठीक है. और फिर आगे जाके इसको स्टोर किसकी फॉर्म में किया जाता है? स्टार्च. तो सुक्रोज को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल यूज ग्लूकोज फॉर द ब्रेकडाउन. ठीक है. तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज. तो ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज को, सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एंजाइम इन्वर्टेज. ठीक है. फिर ये 2 मोनोसेक्राइड जो हैं वो एंटर करती है किसके अंदर? ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर. ठीक है. अभी मैं ये आपको समझाने जा रही हूँ पूरी ग्लाइकोलिसिस क्या है. पहले हम इस पाथवे को पढ़ेंगे, फिर थ्योरी पार्ट पे आएंगे. क्लियर है? तो मैं ग्लूकोज लेके चल रही हूँ. क्या लेके चल रही हूँ? ग्लूकोज को. ठीक है. ग्लूकोज को लेके चल रही हूँ कि ग्लूकोज कैसे आगे जाके किस तरीके से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा. ठीक है. तो देखिए, अब ये जो सुक्रोज है, एक बात और समझ लीजिए, जो सुक्रोज है वो टूटता है बेटा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में. अब ग्लूकोज तो इस पाथवे में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, लेकिन फ्रक्टोज कैसे इन्वॉल्व होगी वो देखिए. अभी आप देखो, पहला जो स्टेप है वो देखिए. ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है. ठीक है. इसमें एक फोस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है 6 पोजीशन पे, दैट इज ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन जाता है. एक एटीपी यहां यूज हो गया. ध्यान रखो, यहां पे एटीपी यूज हो गया. किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फोस्फेट में. जब फ्रक्टोज में एक फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा? फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में. तो ग्लूकोज इस स्टेप से ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा, फ्रक्टोज इस स्टेप से सीधा यहां पे डायरेक्टली एंटर कर जाएगा. ठीक है. अभी हम ग्लूकोज का पढ़ रहे हैं, तो देखिए यस, अभी ग्लूकोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में. देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर हैं. ठीक है. जिसका
केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, दैट इज नोन एज द आइसोमर। तो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, आइसोमेरेज। ठीक है। और यहां पे एक एंजाइम था बेटा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या था, यहां पर काम करेगा इन्वर्टेज। ठीक है। फिर देखो हमारे पास क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, इसका आइसोमर बन गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड होती है और एक और एटीपी यहां पे यूज हो जाती है। तो क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है दो कंपाउंड में टूटता है। टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड है ये, दो कंपाउंड में 3 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है। दोनों कैसी शुगर बनेंगे, ट्रायोज, जिसमें 3 कार्बन होंगे। इसका नाम होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। और इसका क्या नाम होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी कि इसमें यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट कार्बन पे, एक 6 कार्बन पे। एक फॉस्फेट इस ट्रायोज को दे दिया गया, एक फॉस्फेट इस ट्रायोज को दे दिया गया। ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे में इनकन्वर्टिबल है। क्या होगा कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। दैट्स व्हाई एट द एंड हमें 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल मिलते हैं। क्लियर है। अब क्या होगा बेटा, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे क्या होगा, NAD से क्या बनेगा, NADH प्लस में H पॉजिटिव। अब ये NAD क्या होता है तो समझेंगे कि NAD क्या होता है, नथिंग एल्स। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये क्या होता है, ये कोएंजाइम होता है। क्या होता है, ये कोएंजाइम होता है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है बिटवीन सेल। एनर्जी को ट्रांसफर करने का क्या फंक्शन है इसका, एनर्जी को ट्रांसफर करने का फंक्शन है इसका। ठीक है। ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, जब मेटाबॉलिज्म होती कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की। ठीक है। तो सेल की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए NAD का रोल होता है बेटा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में। ठीक है। हाइड्रोजन ऐड होगी यानी कि रिडक्शन हो गई इसकी, और क्या बन गई, यानी कि इसमें ये किसमें अंदर कन्वर्ट हो गया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल दिखा दिए, देखो यहाँ पे दिखा दिए ना, बिकॉज ये इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर एक ATP यहां बनेगी और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहले 2 फॉस्फेट थी, अब एक फॉस्फेट ADP को दे दी और क्या बना दिया, ATP। तो यहाँ पे ATP का क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है। और क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ठीक है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कुछ नहीं, बस क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया गया। पहले तो 3rd कार्बन पे थी, अब क्या है, 2nd कार्बन पे है। और कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। अब ये फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। कैसे, हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस होगी यहाँ पे। ठीक है। 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए बेटा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के। यानी कि फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप है इसके अंदर। अभी भी इस फॉस्फेट को ADP को दे दिया जाता है, फिर क्या बनता है, ATP। यहां से फिर क्या गेन हुआ, हमें ATP गेन हुआ, और 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, पायरुविक एसिड के बन गए। तो पूरी प्रोसेस में देखो बेटा, पूरी प्रोसेस में हमारे 2 ATP यहां पे लॉस हो गए थे। ठीक है। 2 ATP हमारे लॉस हो गए थे पहले 2 स्टेप में।
लेकिन 2 हमें एटीपी गेन भी हो गए। ठीक है, यहां तक तो 6 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन ये 2 एटीपी मिले, यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो कितनी एटीपी बनेगी? 4 एटीपी, और 2 हमारी यूज हो गई, तो कितनी रह गई बेटा? 2 एटीपी। तो नेट गेन हमारा कितना हुआ? नेट गेन हमारा कितना हुआ? 2 एटीपी। तो 2 एटीपी एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में रिलीज होती है। ठीक है, अब हमारे एक स्टेप पे NaDH2 बना था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NaDH2 बना था। ठीक है, अब ये 2 मॉलिक्यूल बनने के बाद ये प्रोसेस है, तो 2 NaDH2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 NaDH2। और आपको मैं बता दूं, एक NaDH2 से हमें 3 एटीपी मिलती है, और 2 NaDH2 से हमें कितनी मिलेगी? 6 एटीपी मिलेगी। 6 ये और 2 ये, तो ग्रोस कितना गेन हुआ मेरे पास? 8 एटीपी का। ग्रोस गेन कितना हुआ? 8 एटीपी का। और सिर्फ एटीपी की बात करूं तो नेट गेन कितना हुआ? 2 एटीपी का, क्योंकि 6 एटीपी तो मुझे NaDH2 से मिलेंगी, लेकिन आगे मिलेंगी। क्लियर है? तो ये था बेटा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूं मैं आपको। देखो, ये 10 स्टेप प्रोसेस होती है। 10 स्टेप होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। ठीक है, 10 स्टेप प्रोसेस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ग्लूकोज में एक फॉस्फेट जोड़ दिया हमने, और एटीपी का यूज हुआ, क्योंकि एटीपी कैरीज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, आइसोमेरिज्म की तरह से, आइसोमेरेज एंजाइम। फिर यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट है, एक और जोड़ना है, तो एक एटीपी और यूज करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड में टूट जाएगा 3 कार्बन के। पहला होएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके पास 2 फॉस्फेट थे, एक इसको दिया, एक इसको दिया, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये ट्रायोस शुगर इस ट्रायोस शुगर में बदल जाएगी, और कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2। अब आगे की स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाएगी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और हमारा क्या बनेगा? NaDH2 बनेगा, क्योंकि क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप लूज कर रहा है, पहले 2 थे, अब कितना हो गया? 1, तो क्या बन जाएगी? 1 एटीपी। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, नथिंग एल्स बट जो फॉस्फेट का पोजीशन थी वो चेंज हो रही थी, पहले 3rd कार्बन पे है था, अब 2nd कार्बन पे आ गया। फिर फॉस्फोग्लिसरेट हाइड्रोलिसिस अपने में से वाटर निकाल के क्या बनाता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फोस्फो, यहाँ पे फोस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप है, तो फॉस्फेट ग्रुप फिर निकल जाएगा, और फिर एटीपी निकलेगी, और क्या बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे पायरुविक एसिड के। ठीक है, 2 एटीपी ऊपर हमने लॉस कर दी थी, 2 बाद में गेन की, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे, टोटल 4 एटीपी हो गई, 2 हमने लूज कर दी थी, तो नेट गेन 2 एटीपी का हुआ। एक मॉलिक्यूल में हमें 1 NaDH2 मिलता है, 2 में हमें 2 NaDH2 मिलते हैं, और एक NaDH2 3 एटीपी रिलीज करता है, और 2 करता है 6 ये और 2 ये, तो ग्रोस कितना हमें गेन हो गया? 8 एटीपी। क्लियर है? समझ में आई? अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ ये ग्लाइकोलिसिस ही प्रोसेस है, तो नेट उसको कितनी एटीपी मिलती है? 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी, नथिंग एल्स। लेकिन एरोबिक में आप देखोगे कि हमें कहीं ज्यादा एटीपी हमें एट लास्ट मिलेंगी। ठीक है, अब हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं। देखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by activity of enzyme hexokinase। यहां पे एक एंजाइम काम करेगा, दैट इज द हेक्सोकाइनेज। ध्यान से समझना, काइनेज क्या होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। और हेक्सो वर्ड क्यों? क्योंकि ये एक हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन की, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हेक्सोकाइनेज। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6 phosphate। इसका आइसोमर बन गया fructose 6 phosphate,
जस्ट इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस हुए और ग्लूकोज 6 फोस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। आगे चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज है, सारे के सारे आगे स्टेप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देखिए, द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 12.1। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 reactions under the control of different enzymes takes place to produce pyruvate from the glucose. While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP or NADH2 takes place. वो स्टेप को ध्यान से देखिए जहां पे हमारी ATP या तो यूटिलाइज हो रही है या फिर सिंथेसाइज हो रही है और कहां पर NADH2 बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, ATP इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप। 2 स्टेप पे ATP यूटिलाइज हो रही है। पहला जब ग्लूकोज से क्या बन रहा था, ग्लूकोज 6 फोस्फेट, और दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 1,6 बायोफोस्फेट। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों टाइम पे एक फोस्फेट ऐड हो रहा है और ऐड होने के लिए ATP चाहिए। ठीक है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बायोफोस्फेट स्प्लिट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ठीक है, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम द NAD पॉजिटिव। एक स्टेप होता है जहां पे NADH2 बनता है। दिस इज व्हेन जब PGAL कन्वर्ट होता है BPGA में, यानी कि 1,3 बायफोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यानी कि एक फोस्फेट और इसमें ऐड होता है। 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atom from the PGAL and transferred to a molecule of NAD positive। क्या होता है इस केस में कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था यहां से हाइड्रोजन को ले लिया गया, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल लिया गया और किसको दे दिया गया, NAD पॉजिटिव को, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया 1,3 बायफोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। फिर PGAL इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्ट इनटू BPGA। फिर दैट BPGA कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐड नहीं होता बेटा, निकल जाता है। जब BPGA कन्वर्ट होता है PGA के अंदर तो एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है। BPGA के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, PGA के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक निकल गया और किसकी फॉर्म में ट्रैप हो गया, ATP की फॉर्म में। दूसरा ATP कब निकलता है, जब PEP फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपना फॉस्फेट लूज कर देता है और ATP की फॉर्म में क्या हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है। Now, can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? तो मैं आपको बता चुकी हूं, नेट गेन होगा ATP का 2 ATP और ग्रोस होगा 8 ATP। ग्रोस क्यों कह रही हूं, क्योंकि इसमें हमने ATP को वो ATP यूज किए जो NADH2 से हमें मिलेंगे। तो पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, मतलब पायरुवेट का क्या रोल है मेटाबॉलिज्म में। दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। तो ये डिपेंड करता है कि सेल की नीड क्या है। तो देखो, देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस। तो ये 3 तरीके से यूज होगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर यीस्ट सेल है तो उससे अल्कोहल बनेगा पायरुविक एसिड से, अगर मसल सेल है तो उससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या है, इन्वॉल्व होगा। तो 3 डिफरेंट सेल में 3 डिफरेंट इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर फर्मेंटेशन को देखा गया है। फर्मेंटेशन का मतलब जो पायरुविक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर ग्लूकोज की पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन करके हमें CO2 और वाटर चाहिए होता है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं और आगे पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में जाके इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और इसके लिए किसकी सप्लाई होनी जरूरी बेटा, O2 की। और ये क्रैब साइकिल कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। करेक्ट।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज बेटा लाइन टू लाइन समझिए, एक एक वर्ड के मतलब को समझिए। एनसीईआरटी करने के बाद ही आप दूसरी रेफरेंस बुक पे जा सकते हैं, पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने एम को अचीव कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।